नमस्कार। हिंदी पत्रिका कार्यक्रम साहित्यिकी में आपका स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे प्रबोध उनियाल की कविताएं, जितेन ठाकुर की कहानी एक बजट घाटे का, और अंत में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अतुल शर्मा के कुछ गीत। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं प्रबोध उनियाल से उनकी कुछ कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कौन सा आसमान गिर जाएगा। कोई कितना बचा रह जाएगा अपने आप से और बचा लेगा इस धरती को। कुछ सपने आते हैं, खुद ही दीवार खड़ी कर जाते हैं। सुबह अनजाने में खुली खिड़की उनके ढह जाने की खबर बतलाती है। ये घास क्यों उग रही है, ओस की बूंद क्यों रो रही है, सूरज क्यों है अनमना सा, धूप क्यों नहीं उतर रही है। बहुत से रास्ते हैं जो उल्टे पांव लौट आते हैं। अब कोई अपने ही घर जाए तो जाए कैसे, उसके पास ना जाने कितने सुख हैं। जब भी वह तिजोरी में कैद अपने दुखों को गिनता है, गिर रही है धूप और गिर रही है बर्फ, धीरे 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 गिर रहा है बारिश का पानी। धीरे ही धीरे गिरता है आदमी भी अपनी जुबान से। तब भी कौन सा आसमान गिर जाता है, तब भी कौन सा आसमान गिर जाता है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है धूप जो उतरती है। यह धूप है जो सांझ की दहलीज पर धीरे से उतर विदा ले रही है। हम सब भी परिंदों की तरह लौट आते हैं घर धूप के उतरने के बाद। बच्चे आपसे बोलेंगे नहीं, बच्चे आपसे बोलेंगे नहीं, उन्हें बहुत काम है। आप भी काम करके लौटे हो घर, कुछ आराम करेंगे या चाहेंगे उनसे बतियाना। कोशिश करके देखिए, कोशिश करके देखिए, पाएंगे कि एक मौन पसरा पड़ा है, चुप्पी है और खामोशी भी। शांत बैठ जाइए, अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद कर कुछ सोचिए। ये बच्चे बहुत व्यस्त हैं और आप थके हुए हैं। ये कुछ नहीं बोलेंगे, समय यूं ही दौड़ता चला जाएगा। ये कुछ नहीं बोलेंगे, समय यूं ही दौड़ता चला जाएगा। अंधेरे से पहले महसूस कर सकते हैं इसी घर और आंगन पर अपने बचपन को दौड़ते हुए। आप इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। तसल्ली रखिए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और रात धीरे धीरे खिसक रही है, रात धीरे धीरे खिसक रही है। सुबह को तो होना ही है, सुबह को तो होना ही है। मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है नींद से जागा हूं। आंखों ने सजा लिए सपने और मैं नींद सा हुआ अपने को ही पुकार रहा हूं। सनसनाते से कुछ ख्वाब आए, ठीक जैसे पीठ पर लद गए हों। ख्वाबों के इन लबादों को उतार कर अगले दिन धूप में मैं अपनी काया को सुखा रहा हूं। ठहरो ठहरो, कुछ दिनों बाद मैं देखना चाहूंगा अपने उन ख्वाबों को जिन्होंने नाहक कि मुझे मौसम के हवाले कर दिया था। लेकिन सुनो, अभी अभी मैं नींद से जागा हूं। बात कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है। अभी मैं नींद से जागा हूं, बात कुछ भी नहीं है, बात कुछ भी नहीं है। मैं भगोड़ा हूं, अपने आप से ही दूर भागा हूं। मैं भगोड़ा हूं, अपने आप से ही दूर भागा हूं। मेरी चौथी कविता का शीर्षक है कवि सुनो। जैसे और कवि नहीं होते उपस्थित कविता में, मैं भी नहीं होता। जैसे और कवि नहीं होते उपस्थित कविता में, मैं भी नहीं होता। लेकिन आखिर कविता में होता क्या है, लेकिन आखिर कविता में होता क्या है। कवि की यह उपस्थिति इतनी गैर जरूरी क्यों हो जाती है। कवि ने पहाड़ पर लिखा, उसकी गोद में उतरते मौसमों पर लिखा, बारिश पर लिखा। उसने सड़क पर लिखा, खेत पर खलियान पर लिखा और गुम होते संबंधों के बहाव पर लिखा। पता नहीं कितना कुछ बचा रह जाएगा, पता नहीं कितना कुछ बचा रह गया। लेकिन कवि अनुपस्थित ही रहा। ये मैंने नहीं कहा, कविता ने कहा। ये मैंने नहीं कहा, कविता ने कहा। हाँ, ये कवि ने सुना
और वह चुप रह गया। हाँ, ये कवि ने सुना और वो चुप रह गया। चूल्हे की याद। स्कूल से लौटते बच्चे, ढलान से उतरते बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। इनके बस्तों में उम्मीद के सपने हैं, बहुत सारी मस्ती और हंसी भी। इन लौटते बच्चों को फिर अलसुबह स्कूल जाना है। पहाड़ में अक्सर किसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए उतरना नहीं, चढ़ना पड़ता है। पहाड़ में अक्सर किसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए उतरना नहीं, चढ़ना पड़ता है। लेकिन सच ये भी है कि लौटते हुए ये बच्चे बहुत सारी उतरती धूप बस्ते में भरकर अपने घर ले आते हैं। तब शायद यही धूप कुछ हद तक शाम के चूल्हे की आग बनती होगी। शहर में स्कूल जाते यही बच्चे सपाट सड़कों पर दौड़ते हैं। तय है ये बच्चे वातानुकूलित नहीं हैं, लेकिन वातानुकूलित उपकरणों के साथ रहते हैं। धूप से बहुत ज़्यादा रिश्ता इन शहरी बच्चों का नहीं होता। पहाड़ के इन बच्चों के हिस्से में सूरज भी अपनी धूप की चादर को फैला देता है। पहाड़ के इन बच्चों के हिस्से में सूरज भी अपनी धूप की चादर को फैला देता है। अगले दिन यही बच्चे अपनी नन्ही हथेलियों में नया सूरज बस्ते में ठूंस कर स्कूल के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगली कविता का शीर्षक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक ऐन वक्त पर काम पर जाते हुए और काम से लौटते हुए मेरी स्कूटी क्यों हो जाती है पंचर। ठीक ऐन वक्त पर काम पर जाते हुए और काम से लौटते हुए मेरी स्कूटी अक्सर क्यों हो जाती है पंचर। एक मेरे ही पीछे आ रहा राहगीर मुझे बताता है, पिछले टायर में हवा कम है भाई साहब। हवा कम थी, ये मुझे हवा भरने वाले ने बतलाया। मैं क्यों बेताब हूं हवा के लिए। जब वह हवा भर रहा था तो मैं यही सोच रहा था। लोग हवा से बातें करते हैं, हवा में ही सोचते हैं, हवा में ही चलते हैं। सब कुछ हवा हवा है। मैं भी तो यही कर रहा हूं ना, लेकिन अब उसने हवा भर ही दी है तो मुझे भी अब हवा हो जाना है। ठहरो, मुझे भी तो घर जाना है। ठहरो, मुझे भी तो घर जाना है। अगली कविता का शीर्षक है, देखो वक्त हो गया। रोटी ने कहा भूख है बहुत, पर सांझा चूल्हा उदास ही रहा। रोटी ने कहा भूख है बहुत, पर सांझा चूल्हा उदास ही रहा। चांद तारों की हुई खूब बातें, मगर आसमां फिर भी न जाने क्यों चुप रहा। आसमां फिर भी न जाने क्यों चुप रहा। दौड़ती सी जिंदगी में बस मैंने ये पाया, दौड़ती सी जिंदगी में बस मैंने ये पाया। आदमी इस दौर में आदमी ही ना रहा। आदमी इस दौर में आदमी ही ना रहा। हो वक्त तो देखो उसको, अमीर हो गया वो। हो वक्त तो देखो उसको, अमीर हो गया वो, लेकिन दूसरा गरीब ही रहा। रोटियों ने कहा भूख है बहुत, पर सांझा चूल्हा उदास ही रहा। अभी आप प्रबोध उनियाल से उनकी कुछ कविताएं सुन रहे थे। जिस तरह प्रबोध की कविताएं अपने समय से बातें करती हुई उससे सवाल पूछती हुई प्रतीत होती हैं, उसी तरह जितेन ठाकुर की कहानियां भी हैं जो आम आदमी के सवालों, उसकी अनुभूतियों, उसके दुख, उसकी खुशियों को इस तरह व्यक्त करती हैं जैसे वो भोगा हुआ यथार्थ हो। तो आइए सुनते हैं वरिष्ठ कथाकार जितेन ठाकुर से उनकी कहानी एक बजट घाटे का। लड़के ने ठंडे की बोतल पकड़कर दुकान के काउंटर पर अभी बामुश्किल कूहनी टिकाई ही थी और तिरछा होने के लिए कमर को लचकाया ही था कि दुकानदार बिफर उठा। नीचे उतर, मैं कहता हूँ नीचे उतर, चबूतरे से नीचे उतर। लड़के के ढीठ कदमों को चबूतरे से नीचे न उतरते हुए देखकर दुकानदार हाथ लहरा लहरा कर चिल्लाने लगा और तभी चुप हुआ जब लड़का चबूतरे की नुक्कड़ पर पहुंच गया। लड़के ने नुक्कड़ पर ही खड़े होकर बोतल को मुंह से लगाकर घूंट भरा, पर हड़बड़ाहट में कुछ ज़्यादा ही ठंडा मुंह में भर गया। ठंडा गले से नीचे जाते ही ऐसी डकार आई कि लड़के की आंख में पानी उतर आया और नाक कान चिरचिरी हवा से भर गए।
उसके डकार की तेज आवाज से दुकानदार फिर चिढ़ गया और दोबारा चीखने लगा, नीचे उतर, तुझसे कह रहा हूं नीचे उतर। कमबख्त सुनता ही नहीं, उतर नीचे। दरअसल आज लड़के को एक कोठी के कबाड़ में प्लास्टिक और गत्ते का जखीरा मिल गया था और वह बेहद खुश था। वह प्लास्टिक बेच चुका था और गत्ता बेचने के लिए जा रहा था, इसलिए उसकी जेब में आज इतने पैसे थे कि वह पूरे रुतबे के साथ 10 रुपए वाली ठंडे की बोतल पी सके। भला उसकी इस इच्छा पर किसी को ऐतराज भी क्या होता? ऐतराज था तो उसकी अदा पर, क्योंकि वह विज्ञापन वाली फिल्मी अदाकार की तरह दुकान के काउंटर पर कुहनी टिकाकर ठंडा पीना चाहता था, जो दुकानदार को कतई मंजूर नहीं था। सफ़ेद तांत से बिना हुआ उसका बोरा आज ठूंस ठूंस कर मुंह तक गत्ते से भरा हुआ था। प्लास्टिक बेचकर आए पैसे उसकी जेब में फुदक रहे थे और गत्ता बिकने से भी अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने तय किया था कि आज वह चमचमाते हुए भटियार खानों के सामने खड़े होकर चिकने चुपड़े बच्चों को ललचाने के लिए गुब्बारे नहीं बेचेगा, दरबानों की झिड़कियां नहीं खाएगा और पूरी टिकट खरीदकर पिक्चर देखने जाएगा। सिनेमा हॉल में पर्दे के पीछे की दीवार से चिपककर अंदर से आती हुई अपुष्ट आवाज़ों के सहारे सिनेमा का मज़ा लेने की कोशिश में वह कई बार दुरदुराया गया था, ठीक इसी तरह जैसे आज ये कम अक्ल और बदशक्ल दुकानदार उसे दुरदुरा रहा था। ये सच है कि लड़के के कपड़े धुले हुए और साफ नहीं थे, जो हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि उसे मतलब की चीज़ें बीनने के लिए बदबू मारते हुए कई तरह के कबाड़ से भरे हुए ढोल में घुसना पड़ता था। ये भी सच है कि उसका रंग साफ नहीं था, और ये मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि वह चिलचिलाती हुई धूप में दिन दिन भर शहर के कोने कोने में भटकता रहता था। इस सब के बावजूद वह ठंडे की उस 10 रुपए वाली बोतल को पूरी ठसक से विज्ञापन वाले फिल्मी अदाकार की तरह दुकान के काउंटर पर कुहनी टिकाकर ही पीना चाहता था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि 10 रुपए का खरा रोकड़ा देने के बाद भी ये दुकानदार उस पर चिल्ला क्यों रहा है। दरअसल 4 फीट के कुचैले हुलिये और कांधे पर लदे हुए कबाड़ से भरे बोरे के बावजूद लड़के ने जिस अंदाज में दुकानदार से ठंडा मांगा था, उससे दुकानदार बौखला गया था, पर चुप रहा था। वह चिल्लाया तो तब था जब लड़के ने बोतल पकड़ने के बाद बिंदास अंदाज में काउंटर पर कोहनी टिकाकर ठंडा पीने की कोशिश की थी। दुकानदार चिल्लाया ही नहीं था, बल्कि अब भी चिल्ला रहा था, भिखमंगे 10 रुपए की बोतल ली तो जैसे दुकान खरीद ली, काउंटर पर लेट कर ही ठंडा पिएगा, नीचे उतर। दुकानदार अब बेवजह चिल्ला रहा था, क्योंकि लड़का पहले ही चबूतरे से नीचे उतर चुका था और अब गत्ते से भरे हुए बोरे पर कुहनी टिकाकर धीरे धीरे ठंडा पी रहा था। पर उसे काउंटर पर कुहनी टिकाकर ठंडा पीने जैसा मज़ा नहीं आ रहा था, जिसके लिए उसने 10 रुपये नगद खर्च किए थे। इसका उसे मलाल था। लड़का भिखमंगा नहीं था और उसे अपने लिए भिखमंगा कहा जाना अखर रहा था, पर वह चुप रहा। दुकानदार चिड़चिड़ा था और लड़का सहनशील। मान अपमान का कोई खाना लड़के के दिमाग में नहीं था। दिन भर में वह कई बार दुरदुराया जाता था, पर आज वह दुकानदार के व्यवहार से खींचने लगा था। उसकी जेब में पैसा था और अगर वह नगद खरीदी हुई ठंडे की बोतल किसी फिल्मी अदाकार की तरह काउंटर पर कुहनी टिकाकर पीना चाहता था, तो इसमें बुराई भी क्या थी? लड़का ये समझ नहीं पा रहा था। बस इसीलिए दुकानदार का व्यवहार उसे सालने लगा था और वह चिढ़ गया था। लड़के ने गत्ते से भरे हुए बोरे को एक बार उठाकर देखा। भरा हुआ होने के बावजूद बोरा इतना भारी नहीं था कि लड़का उसे उठाकर भाग न सके। लड़का खाली हो चुकी ठंडे की बोतल लेकर चबूतरे पर चढ़ा और काउंटर के पास पहुंचकर चिरोरी भरे अंदाज में बोला, एक ठंडा और पिलाएगा सेठ? जेब में पैसे हैं? दुकानदार ने उसे कुछ आश्चर्य से देखा। खरा रोकड़ा दूंगा, कहने के साथ ही लड़के ने 10 का एक नोट जेब से निकालकर
कुछ इस अंदाज में काउंटर पर पटका जैसे कोई शातिर जुआरी सामने वाले को मनोवैज्ञानिक मात देने के लिए चाल चल रहा हो। दुकानदार अभी बोतलों से भरे फ्रिज की तरफ बढ़ा ही था कि लड़का बोला, पर इस बार काउंटर पर खड़ा होकर पीऊँगा सेठ। लड़के को उम्मीद थी कि दुकानदार 10 रुपये के लालच में इस बार उसकी शर्त मान लेगा, पर शायद उसे अपने गंधियाते हुए जिस्म का अंदाज नहीं था। दुकानदार फिर भड़क उठा और चिल्लाया, खाली बोतल बाहर करेट में रख और दफा हो। दुकानदार ने चबूतरे पर रखे करेट की तरफ इशारा किया। बिगड़ता क्यों है सेठ, खरा रोकड़ा देता हूँ, पीने देना। लड़के ने फिर खुशामद की। सुना नहीं, बोतल करेट में रख और दफा हो। इस बार दुकानदार पूरी ताकत से चिल्लाया, बोतल करेट में रख दूं? 10 रुपये का नोट काउंटर से उठाकर जेब में रखते हुए दुकानदार की झिड़कियों से बेजार लड़का इस बार आश्चर्यजनक रूप से विनम्र हो गया। नहीं तो क्या मेरे सिर पर रखेगा? दुकानदार फिर चिढ़ा। हाँ, तेरे सिर पर रखूंगा। समझौते की सभी संभावनाएं समाप्त होते देख लड़का तन गया और उसने पूरी ताकत से ठंडे की बोतल चबूतरे पर दे मारी। कांच के टुकड़े और किरचें छिटक कर दूर तक फैल गए। अचानक हुई इस हरकत को देखकर दुकानदार हैरानी में पड़ गया। वह इससे उबरता कि उससे पहले ही लड़का चबूतरे से नीचे कूद गया और कुछ ऐसा इशारा किया कि दुकानदार की धमनियों में बहता हुआ लहू उसके चेहरे को फाड़कर आंखों से टपकने लगा। गालियां बकता हुआ दुकानदार पैर में फंसी हुई चप्पल निकालकर और उसे किसी हथियार की तरह हाथ में लहराता हुआ बाहर की तरफ लपका, पर तब तक लड़का गत्ते से भरा हुआ बोरा उठाकर भाग चुका था और भागता हुआ लड़का सोच रहा था कि किसी दुकान के काउंटर पर कूहनी टिकाकर उस फिल्मी अदाकार की तरह ठंडा पीने के लिए अब उसे 10 रुपये और गंवाने पड़ेंगे। आज की अच्छी आमद के बावजूद उसका बजट घाटे में चला गया था। कमबख्त बूढ़ा, वह गुर्राया। भागते हुए क्षण भर को रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा। दुकानदार दुकान के चबूतरे से टूटी हुई बोतल की किरचें चुन रहा था। लड़के ने जोर से ठहाका लगाया और लहराता हुआ मस्त चाल में चलने लगा। 10 रुपये के नुकसान के बाद भी अब वह खुश था कि उसने दुकानदार को उसके व्यवहार के लिए सबक सिखा दिया था। अलबत्ता किसी दुकान के काउंटर पर कूहनी टिकाकर ठंडा पीने का ख्याल उसके जेहन में अब भी कुलबुला रहा था। एक बजट घाटे का। अभी आप जितेंद्र ठाकुर से उनकी ये कहानी सुन रहे थे। आइए अब एक ऐसे गीतकार की रचनाएं सुनते हैं जिनकी पहचान जन कवि के रूप में होती है। इन्होंने लोक जीवन के तमाम पहलुओं को अपनी कविताओं में पिरोया है। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर अतुल शर्मा से उनके कुछ गीत। पानी में आग लगी है इन दिनों, पानी में आग लगी है इन दिनों, नदियों में आग लगी है इन दिनों, नदियों में आग लगी है इन दिनों। सूरज के ताप से, सागर की भाप से, सूरज के ताप से, सागर की भाप से, हाथों में अंगारे सूने पदचाप से, हाथों में अंगारे सूनी पदचाप से, जंगल में आग लगी है इन दिनों, जंगल में आग लगी है इन दिनों, पानी में आग लगी है इन दिनों, नदियों में आग लगी है इन दिनों। बहते पानी वाले रिश्ते सब टूट गए, बहते पानी वाले रिश्ते सब टूट गए, कितने गहरे वाले पीछे सब छूट गए, रिश्तों में आग लगी है इन दिनों, रिश्तों में आग लगी है इन दिनों, पानी में आग लगी है इन दिनों,
नदियों में आग लगी है इन दिनों। स्कूल अस्पतालों में, सत्ता दुकानों में, बिकी हुई है ज़मीन घर के दालानों में, बिकी हुई है ज़मीन घर के दालानों में, बिकी हुई आग लगी है इन दिनों, बिकी हुई आग लगी है इन दिनों। नदियों में आग लगी है इन दिनों, पानी में आग लगी है इन दिनों। दूसरा गीत है। षड्यंत्रों के पास हैं, सुविधा से हैं दूर, षड्यंत्रों के पास हैं, सुविधा से हैं दूर। कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। काफल को अब तक ना चिड़ियों ने चाखा, काफल को अब तक ना चिड़ियों ने चाखा। घुघुती के स्वर में ना बच्चों ने झांका, घुघुती के स्वर में ना बच्चों ने झांका। बचकानी आँखें भी हैं चिंता से भरपूर, बचकानी आँखें भी हैं चिंता से मशहूर। कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। षड्यंत्रों के पास हैं, सुविधा से हैं दूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। हवा हवा में ही बहार हमारी है, हवा हवा में ही बहार हमारी है। सांस हवाओं की घायल बेचारी है, सांस हवाओं की घायल बेचारी है। यही हवा अपने भी है खाते में भरपूर, यही हवा अपने भी हैं खाते में भरपूर। कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। षड्यंत्रों के पास हैं, सुविधा से हैं दूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। खेतों की मिट्टी है बालों में निखरी, खेतों की मिट्टी है बालों में निखरी। चूल्हे की रोटी है बिखरी बिखरी, चूल्हे की रोटी है बिखरी बिखरी। खून घोटाले भी हैं चर्चा में भरपूर, खूनी घोटाले भी हैं चर्चा में भरपूर। कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। षड्यंत्रों के पास हैं, सुविधा से हैं दूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर, कुछ लोग हवाओं के हैं बंधुआ मजदूर। तीसरा गीत है। गांव गांव में नई किताब लेके रहो, गांव गांव में नई किताब लेके रहो। कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। गांव गांव में नई किताब लेके रहो। हर आँख में सवाल चीखता रहेगा क्या, हर आँख में सवाल चीखता रहेगा क्या। जवाब सवालों में बंद अब रहेगा क्या,
गाँव गाँव में अब पैर को जमा के रहो, गाँव गाँव में अब पैर को जमा के रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। गाँव गाँव में नई किताब लेके रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। भ्रष्ट अंधकार का समुद्र आएगा, भ्रष्ट अंधकार का समुद्र आएगा, सूर्य झोपड़ी के द्वार पहुँच जाएगा। आंधियों के घरों में भी जरा जाके रहो, आंधियों के घरों में भी जरा जाके रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। तेरी जुबान का कागज तो आज बोलेगा, ये गांव के गली के राज सभी खोलेगा। दिलों की कॉपियों में गीत एक बहा के रहो, दिलों की कॉपियों में गीत एक बहा के रहो, कहीं पे आग कहीं पे नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो, नदी बहा के रहो। अभी आप डॉक्टर अतुल शर्मा से उनके कुछ गीत सुन रहे थे। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब संपन्न होता है।